अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले जहाँ भी होंगे खैर और आफियत से होंगे। तो आज एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी और बेहतरीन कहानी है। तो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है एक लोहार की। चलिए दोस्तों, तो कहानी का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। इन चार गहरे दोस्तों की उम्रें 25 साल के लगभग थी। वो ट्रेन में एक शहर से दूसरे शहर जा रहे थे। रेल के डब्बे में बैठे वो चारों खुश गप्पों में मसरूफ़ थे कि उनकी नज़र अलग बैठे शख्स पर पड़ी, जो सोने के फ्रेम की ऐनक लगाए कीमती लिबास पहने हुए थे। इसके सर पर कीमती टोपी, गले में सोने की मोटी जंजीर थी। इसकी वस्कट में भी एक सोने की जंजीर लटक रही थी, जिसका दूसरा सिरा वस्कट की जेब में जा रहा था। कुछ देर बाद उसने इस जंजीर की मदद से घड़ी निकाली, वक़्त देखा और वापस जेब में डाली। घड़ी में सोने के फ्रेम में जुड़ी हुई थी अर्ज़ के इसकी हर एक चीज़, और इसका हुलिया इसके अमीर होने की गवाही दे रहा था। चारों दोस्त इसका गौर से जायज़ा ले रहे थे। फर्स्ट क्लास के इस डब्बे में इनके सिवा कोई और नहीं था। एक दोस्त उम्र दराज बोला, मुझे तो ये कोई बड़ा जागीरदार लग रहा है। वडेरे जागीरदार कभी अलग सफ़र नहीं करते, इनके साथ लाओ लश्कर होता है। दूसरे दोस्त रहम बख्श ने कहा, मुझे तो ये कोई बड़ा सरकारी अफसर लग रहा है। तीसरे दोस्त अब्दुल्ला ने कहा। चौथे दोस्त ने कहा, सरकारी अफसरों का ऐसा हुलिया नहीं होता, मुझे तो ये कोई सिंगर लगता है। ये चौथा दोस्त हमीदुद्दीन था और ये हमीदिया के नाम से पुकारा जाता था। हमीदिया चारों में से ज़्यादा चालाक और लालची था। चारों दोस्त रज़ादाना अंदाज से बातें कर रहे थे कि ये कोई बड़ी असामी लगती है, चलो इसे किसी तरकीब से बेवकूफ़ बनाकर कुछ माल हथिया लेते हैं। चारों दोस्तों ने एक मंसूबा बनाया और इसके तहत इस अमीर आदमी के पास पहुँचे और सलाम दुआ खैर खैरियत दरियाफ़त करने के बाद इससे कहने लगे, जनाब सफ़र लंबा है, इसलिए वक़्त गुजारी के लिए कोई ना कोई शुगल होना चाहिए ताकि सफ़र आसानी से कट जाए। एक खेल ज़हन में आ रहा है, इजाज़त हो तो खेल शुरू किया जाए। अमीर आदमी ने मुआनी खेज़ अंदाज में इन चारों पर एक नज़र डाली और इनका सरसरी जायज़ा लेने के बाद कहा, मंजूर है। चारों दोस्तों ने अमीर आदमी को खेल की शर्त बताते हुए कहा, हम चारों में से हर एक आदमी एक किस्सा सुनाएगा। अगर आपने इस किस्से को सच तस्लीम ना किया तो फिर जो कुछ आपके पास और आपकी जेब में है वो हमें देना होगा। यही शर्त हम चारों के लिए भी होगी। आप कोई किस्सा सुनाएंगे, अगर हम इसे सच मानने में नाकाम रहे तो कपड़ों के अलावा हमारे जिस्म पर और जेब में जो कुछ है वो आपका होगा। अमीर आदमी बोला, मंजूर है, 100% मंजूर। पहले दोस्त उमर दराज ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा, मैं अभी पूरे 3 माह का भी नहीं था कि मेरी वालदा ने मुझे पंखुड़े में लट रखा था। मैंने देखा कि मेरी वालदा परेशान हो रही थी। उन्हें गोश्त गालने के लिए कच्चे पत्तों की ज़रूरत थी, जो घर के सहन में एक दरख्त पर लगे हुए थे और कोई दरख्त से उतारने वाला नहीं। मेरे अब्बा ने ये कहकर पत्ते उतारने से इनकार कर दिया था कि वो इतने ऊंचे दरख्त पर नहीं चढ़ सकता। परेशानी के आलम में मेरी वालदा बावर्ची खाने में वापस चली गई। मुझसे इनकी परेशानी देखी नहीं गई और मैं अपने पंखुड़े से निकला, दरख्त पर चढ़ा और कच्चे पत्ते तोड़कर नीचे उतरा और चुपचाप बावर्ची खाने के दरवाजे रख कर वापस
अपने पंखुड़े में जाकर लेट गया। मेरी वालदा कच्चे पत्ते देखकर हैरान रह गई। आप क्या कहते हैं, ये बात सच है या झूठ? इस अमीर आदमी से पूछा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ। ऐसा मुमकिन है, अमीर आदमी ने जवाब दिया। अब दूसरे दोस्त रहमबख्श ने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया। इसने कहा कि एक दिन मैं सड़क के किनारे चल रहा था। मैंने देखा कि नीम के नीचे बेरे जैसी निमकोलियाँ पड़ी हुई हैं। मैं इनके साइज पर हैरान रह गया। एक निमकोली उठाकर मैंने चखी तो मेरी हैरानी बढ़ गई। वो शहद की तरह मीठी थी। निमकोलियाँ खाने के शौक़ में मैं दरख्त पर चढ़ गया और ताज़ा ताज़ा खूब निमकोलियाँ खाईं। लेकिन अब मसला ये था कि दरख्त से उतारूं कैसे? चढ़ना तो मुझे आता है, उतरना नहीं आता। चुनांचे मैं सीढ़ी वाले की दुकान पर पहुंचा। इससे किराए पर सीढ़ी ली। इसे लगाकर मैं दरख्त से उतरा। निमकोलियों के शहद की तरह मीठे होने पर आपका क्या ख्याल है? रहमबख्श ने अमीर आदमी से सवाल किया। निमकोलियाँ मीठी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ और आपके अक्ल की दाद देता हूँ कि आपने दरख्त से उतरने का बड़ा अच्छा तरीका इस्तेमाल किया। अमीर आदमी इत्मीनान से बोला। दूसरे दोस्त का वार भी खाली किया। तीसरे दोस्त अब्दुल्ला मैदान में आए। इसने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं चंद दोस्तों के हमरा शुमाली इलाका जात की सयाहत पर गया। इसके इलाके में कुदरती हुस्न, मसहरकिन खूबसूरती से मैं इतना मुतासिर हुआ कि चलते चलते जंगल में दाखिल हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। हालांकि जंगल में जाने से मुकामी लोगों ने मना भी किया था कि वहाँ एक आदमखोर शेर रहता है। वही हुआ जिसका डर था। शेर अचानक सामने आ गया और दहाड़ने लगा। इसकी दहाड़ से पूरा जंगल लर्ज़ा रहा था, लेकिन मैं पुरसकून खड़ा रहा। मैंने शेर को समझाया कि वो मुझे खाने की कोशिश ना करे। मैं आम आदमी नहीं हूँ, तेरा जबड़ा तोड़ दूंगा। लेकिन वो ना माना और मुझ पर हमला आवर हुआ। वो जैसे ही मुंह फाड़कर मेरे ऊपर कूदा, मैंने इसका निचला जबड़ा दाहिने हाथ से और ऊपर का जबड़ा बाएं हाथ से थाम लिया। वो अपना मुंह बंद करने के लिए जोर लगा रहा था, जबकि मैं उसके जबड़ों को हरकत नहीं करने दे रहा था। दोनों जोर लगा रहे थे। शेर कान फाड़ने वाली आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन मैंने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी और फिर एक झटके से इसके दोनों जबड़े चीर दिए। वो बेजान होकर ज़मीन पर ढेर हो गया। मेरे दोस्त और जो मेरी तलाश में वहाँ पहुँच गए थे, ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने अपने हाथों से बबर शेर को हलाक कर दिया। अब्दुल्ला ने अमीर आदमी से सवाल किया कि आपको भी यकीन आ रहा होगा। अमीर आदमी ने पुरसकून अंदाज से जवाब दिया, आपका कद कठ बता रहा है कि आपने यकीनन शेर को हलाक कर दिया होगा। मैं इसे सच तस्लीम करता हूँ। तीसरा वार भी खाली जाने पर चारों दोस्त मायूस हो गए। इनकी आखिरी उम्मीद चौथा दोस्त हामिदुद्दीन उर्फ हमदिया था, जिसने अमीर आदमी को लूटने का प्लान बनाया था। हामिद ने सोचा कि ऐसा बड़ा झूठ बोला जाए ताकि वो खेल जीत ले और इस कीमती अशिया को हथिया ले। चौथे दोस्त ने अपना किस्सा बयान करते हुए कहा कि मैं एक दिन मछली का शिकार खेलने के लिए समंदर पर गया। मैंने एक कश्ती किराए पर ली और गहरे समंदर में पहुंच गया। मैंने देखा कि वहां और भी शिकारी और मछेरे थे जो अपनी अपनी कश्तियां लिए मछलियों का शिकार कर रहे थे और उन्होंने अच्छी खासी मछलियां पकड़ ली थीं।
میں نے بھی سمندر میں اپنا جال ڈال دیا، لیکن کئی گھنٹے ہو گئے، کوئی بڑی مچھلی جال میں نہیں آئی۔ مجھے غصہ آ گیا، میں نے جال کو چھوڑا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی اور غوطے کھاتے ہوئے سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک بڑی ویل مجھے دکھائی دی، اس نے بھی مجھے دیکھا اور مجھ پر حملہ آور ہوئی۔ جو ہی میری طرف بڑھی، میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک زوردار مکہ اس کی دائنی آنکھ پر جھاڑ دیا۔ اس کی آنکھ نکل کر پانی میں گر گئی، جسے چھوٹی سی مچھلیوں نے ذرا سی دیر میں چٹ کر لیا۔ ویل غضبناک ہو کر پھر میری طرف پلٹی۔ میں نے پینترا بدل کر اس کی بائیں آنکھ پر بھی مکہ جھاڑ دیا۔ اس کی دوسری آنکھ بھی ضائع ہو گئی اور وہ دونوں آنکھوں سے مرحوم ہو کر میرے قابو میں آ گئی۔ میں نے سمندر کی تہہ میں ہی اسے ذبح کر ڈالا۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، لیکن مسئلہ اس کے گوشت کو بھوننے میں تھا۔ میں نے سمندر ہی میں 2 پتھروں کو رگڑ کر آگ جلائی اور مزے سے اس کا گوشت بھون کر کھانے لگا۔ قریب تھا کہ میں پوری ویل کو کھا جاتا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کا کچھ حصہ بچا کر بھی لے جانا چاہیے، تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے کہ میں نے ویل کا شکار کیا ہے۔ حمید الدین عرف حمدیہ نے امیر آدمی سے پوچھا، آپ کو میری بات کا یقین نہیں آیا ہوگا، خاص طور پر سمندر میں آگ جلانے کو، تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں۔ میں یقیناً تسلیم کروں گا کہ پانی میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔